नमस्ते। शेयर बाज़ार में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है बिकॉज़ दोनों ही तरफ बुल्स जो बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बेयर्स जो बाज़ार को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, दोनों के बीच में एक एकदम स्ट्रॉन्ग इक्वल जैसी फाइट चल रही है। इसलिए शेयर बाज़ार इंडेक्स के मामले में बहुत ज़्यादा हिल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर पिछले हफ्ते की बात करूँ तो जो बेयर्स हैं यानी कि जो मंदी करने वाले हैं उनका पल्लड़ा भारी रहा। और ये चीज़ मैंने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में अनुमान भी लगाया था। तो पिछले हफ्ते पहले 3 दिन तेज़ी करने वालों ने बाज़ार को ऊपर की तरफ ले जाके उसको 25,200 25,000 के ऊपर टिकाने की बहुत कोशिश की। लेकिन मंदी करने वालों ने उसको 25,000 के नीचे का क्लोज दे ही दिया शुक्रवार आते आते। और सिर्फ 25,000 के नीचे का क्लोज नहीं दिया, 50 डीएमए के नीचे का क्लोज दे दिया। तो अब चांसेस बहुत हाई है कि इन द वेरी नियर टर्म मार्केट 200 डीएमए की तरफ धीरे धीरे स्लाइड करते जाए। तो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो तेज़ी का खेल कौन कर रहे हैं और मंदी का खेल कौन कर रहे हैं? तो आज के बाज़ार में जो एफआईआईज हैं और एचएनआईज हैं, ये लोग नेट शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हैं। मतलब ये लोग बाज़ार को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बाज़ार को ऊपर की तरफ ले जाने की या वहाँ टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी बाज़ार में गिरावट आती है, करेक्शंस आते हैं, तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनका बाज़ार में टाइम इन्वेस्ट करना और उनके लिए काफ़ी अच्छा समय निकल आता है बिकॉज़ काफ़ी सारे शेयर्स जो उन्हें पसंद पड़ते हैं वो डिस्काउंट में मिलने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 शेयर्स के बारे में कवर करूँगा जिन पे मेरी काफ़ी अच्छी नज़र बनी हुई है और इन्होंने काफ़ी अच्छा करेक्शन भी दिखाया है। तो लंबी अवधि के लिए मुझे ये कंपनियां, ये शेयर्स काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे हैं जिनमें मैं निवेश करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, शायद आपने इसके बारे में देखा नहीं होगा। अगर हम निफ्टी का 1 साल का चार्ट देखें तो 1 साल पहले यानी कि आज से 1 साल पहले निफ्टी जहाँ था, घूम फिर के 1 साल में निफ्टी वहीं पर आ गया है। 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 24,835 पे था और आज का देखोगे तो 837, तकरीबन सेम लेवल, सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है। यानी कि पिछले 1 साल में शेयर बाज़ार में पहले तो एक बड़ी बढ़त देखने मिली, फिर एक गिरावट देखने मिली, फिर रिकवरी आई और घूम फिर के 1 साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। अगर आप डिविडेंड का आधा 1% जोड़ लो तो वो जो रिटर्न्स बने हैं उतने ही बने हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूँ, 3 साल के टाइम फ्रेम में देखूँ, तो यहाँ से देखिए शेयर बाज़ार अप ट्रेंड में चल रहा था और फिर पिछले ऑलमोस्ट 1 सवा साल से बाज़ार कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक रेंज में, एक बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो भले ही निफ्टी ने पिछले 1 साल में कोई रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं, फ्लैटिश रहा है, 1 साल पहले जहाँ पर था घूम फिर के ऊपर नीचे करके वहीं आ गया है। मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा था तो मेरे पोर्टफोलियो ने 8% रिटर्न्स बना के दिए हैं पिछले ट्रेलिंग 1 साल में। और वो कोई ख़राब नंबर नहीं है बिकॉज़ अगर मैं एफडी में डालता तभी भी 7%, 7.5% के आसपास रिटर्न्स मिलते हैं। तो एफडी के तकरीबन जितने ही रिटर्न्स या उससे थोड़े से बेटर रिटर्न्स ही मिले हैं। जबकि शेयर बाज़ार में कंसोलिडेशन चल रहा है, माहौल थोड़ा ख़राब है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर मैं 8% रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा नंबर है। यानी कि निफ्टी 50 के ऊपर मैंने 8% का अल्फ़ा जनरेट किया, ब्रॉडर इंडेक्सेस को मैंने 8% से आउट परफॉर्म किया। अब देखते हैं कि जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साइज़ के हिसाब से, उन्होंने पिछले 1 साल में ट्रेलिंग बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं इस टाइप पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, यानी कि जो फंड जिसका साइज़ सबसे बड़ा है
वो सबसे ऊपर लिस्ट है। तो अगर आप इनके रिटर्न्स देखोगे तो सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 11% के आसपास रिटर्न दिया है एक साल में, लेकिन बाकी सब ने, इसने 3%, 5.5%, 8%, 10.5%, 4%, 7 तकरीबन उसी रेंज में है। कुछ कुछ तो नेगेटिव भी रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करूँ और इनमें से टॉप 10 फंड्स का एवरेज भी निकालूँ, तो भी मेरे जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसने म्यूचुअल फंड्स को भी आउट परफॉर्म किया है 2-3% के रेंज से। अब चलते हैं ऐसे 5 स्टॉक्स की तरफ जिस पे मेरी काफ़ी नज़र है, जो काफ़ी करेक्ट हुए हैं और रीज़नेबल रेट्स पे आ गए हैं, या फिर और थोड़ा करेक्शन होंगे तो वो ख़रीदने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक लार्ज कैप स्टॉक से, जो कि है आइशर मोटर्स। तो अगर आपको पता ना हो तो आइशर मोटर्स यही कंपनी है जो रॉयल एनफील्ड बाइक्स बनाती है। उनके आइशर के ट्रक्स भी आते हैं, बसेस भी आते हैं, लेकिन इस कंपनी का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रॉयल एनफील्ड बाइक से आता है। और इनके कंपटीशन में काफ़ी सारी इंटरनेशनल वेल नोन ब्रांड्स आई, इनका मार्केट शेयर लेने की कोशिश की, जैसे कि हार्ली डेविडसन, ड्यूक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कोई भी इनको हिला नहीं पाए हैं। बजाज और हीरो ने भी बड़े बड़े टाइप्स किए हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, लेकिन वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो आइशर मोटर्स का 350 प्लस सीसी इंजन में 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो और आपने आसपास रॉयल एनफील्ड की बाइक्स देखी ही होंगी, और ज़्यादातर आप ओनर से बात करोगे तो वो लोग अपने प्रोडक्ट से काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हैं। जैसे फ़ोन्स में एप्पल है, उसका एक अलग ही क्रेज़ है, उसी तरह से बाइक्स में, स्पेशली प्रीमियम बाइक्स में रॉयल एनफील्ड का काफ़ी अच्छा और काफ़ी अनपैरेलल ब्रांड नेम है। तो कंपनी के बिज़नेस में तो आपको कोई डाउट का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा, भारत प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो लोग सस्ती एंट्री लेवल बाइक लेने की बजाय, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम बाइक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे भी जाएंगे तो भी आपको काफ़ी सारी रॉयल एनफील्ड बाइक्स रेंटेड करने के लिए मिल जाएंगी। तो इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ है। तो अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो अभी रिसेंटली ही आइशर मोटर्स ने 50 डीएमए को ब्रेक किया है, जबकि काफ़ी टाइम से वो अप ट्रेंड में ही चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली उसने 50 डीएमए को ब्रेक किया है। तो मैं अभी तुरंत तो उसे ख़रीदने के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका 200 डीएमए 5200 पे है। तो अगर ये 5200 पे जाएगा, जिसके चांसेस काफ़ी हैं, यहाँ से सिर्फ 3.5-4% दूरी पे है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा इसमें एंटर करने का, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स करने का। और आप इसका 200 डीएमए यानी कि ब्लैक वाला जो चार्ट देखो, कंटिन्यूसली ग्रेजुअली अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर मैं इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाऊँ, 3 साल का चार्ट, तो देखिए आप कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में रहा है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा बेट रहेगा, बिकॉज टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स और रॉयल एनफील्ड यानी कि आइशर मोटर्स, ये दो ही ऐसी ब्रांड्स हैं जो कंटिन्यूसली अपना सेल्स ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखे हैं। और स्पेशली रॉयल एनफील्ड के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट को भी तेज़ी से ग्रैब कर रहे हैं। इनकी बाइक्स यूएस में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, मतलब इतने इतने डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं जहाँ पर उन पे पास ऑलरेडी प्रीमियम ऑफरिंग्स थी। वहाँ के कस्टमर्स भी इनकी बाइक्स को पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट में सच में कोई ज़बरदस्त दम है, राइट। अब चलते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे, या मैं कहूँगा कि एनुअल रिजल्ट्स कैसे रहे। तो अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी का कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 2021 से लेके 25 तक। सिर्फ 5 साल में रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 8,700 करोड़ था वो 18,800 करोड़ हो गया है।
और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करूँ तो 1700 करोड़ हुआ करता था, वो 4700 करोड़ हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू जितना बढ़े उससे ज़्यादा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज को यूटिलाइज कर पा रही है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पा रही है एज एंड व्हेन ये ज़्यादा बाइक्स बेचे। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करूँ तो 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, ये ऑलमोस्ट 3.5 गुना हो गया है, जो कि 4700 करोड़ का था मार्च 2025 में। तो कंपनी के फिनेंशियल्स भी बहुत बढ़िया हैं। अगर सेल्स ग्रोथ हम लोग कंपाउंडेड कैगर देखें, 5 साल में 16% का सेल्स ग्रोथ किया है, प्रॉफिट ग्रोथ 21% के आसपास का रहा है, और स्टॉक प्राइस ने भी रिलेटिवली जितना प्रॉफिट ग्रोथ रहा है उसी हिसाब से परफॉर्म किया है। कंपाउंडेड पिछले 5 साल में 21% रिटर्न्स दिए हैं। उससे पहले का नंबर आपको थोड़ा कम लगेगा, बिकॉज बीच में इस कंपनी के लिए थोड़ा डाउन ट्रेंड आया था, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे उसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी बड़ा था, डिस्काउंटिंग काफ़ी चल रहा था, तो इसलिए उस फेज़ में कंपनी का प्राइस कैगर कम बढ़ा था। लेकिन अब कंपनी उन सब प्रॉब्लम से पार आ चुकी है, सारे कॉम्पिटिशन्स को हरा के अब वो वापस से सोल प्लेयर हो चुकी है। काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ने तो मार्केट ही छोड़ दिया, इंडियन मार्केट, तो अभी कंपनी अकेली राजा है इस सेगमेंट में। अगर मैं इनके बाकी के फिनेंशियल पैरामीटर्स देखूँ तो कंपनी 20-22% का प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, तो उस हिसाब से पी अगर 31-32 का है तो इतना महंगा नहीं है। और अगर 3.5-4% और नीचे गिर जाता है, 200 DMA के पास आ जाता है, तो ये स्टॉक पी भी 30 के आसपास आ जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स भी आप देखोगे तो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का ठीक ठाक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ओवरऑल काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इससे आप ऐसे बम्पर रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे कि एक साल में 50% बढ़ जाए या पिछले 3 साल में 3-4 गुना हो जाए, लेकिन ये कंसिस्टेंट स्टेडी कंपाउंड करते रहेगी क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो इस पे मेरी पैनी नज़र रहेगी। जैसे ही 200 DMA 5200 के आसपास ये शेयर का प्राइस आएगा तो मैं इसमें ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर, वो है HDB फाइनेंशियल्स। तो इसका अभी बहुत ही रिसेंटली IPO आया था, 740 का इसका IPO प्राइस था, 835 के आसपास लिस्ट हुआ, तेज़ी में ऑलमोस्ट 900 के आसपास तक ऊपर चढ़ा, लेकिन अब फिर से करेक्शन आ गया। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा नरम रहा, लोगों के एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं रहा। दूसरा ये था कि बजाज फिनेंस का नंबर आया शुक्रवार को, उसने भी यही ट्रेंड को रीट्रेड किया कि छोटे बोरोवर्स में थोड़ा सा स्ट्रेस है, लोन ग्रोथ कम हो रही है, NPAs धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसका असर HDB फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी गिरा है। इसकी वजह से शेयर प्राइस 761 पे आ गया है। अब इस पे मेरी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि मैं देखूंगा कि क्या ये अपने IPO प्राइस को टेस्ट करता है, जो कि मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी हैं। ये 740 के लेवल को टेस्ट करे, उसके चांसेस काफ़ी मुझे हाई लग रहे हैं। तो उसमें फिर 2 सिनारियो प्ले आउट होंगे। एक तो कि ये जैसे ही 740 के प्राइस को टेस्ट करे, वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स आके इसको ख़रीदना शुरू कर दे। HDFC ग्रुप की कंपनी है, और जैसे कि बाकी HDFC ग्रुप की कंपनियों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसमें भी पेडिग्री, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। तो एक सिनारियो ये हो सकता है कि जैसे ही 740 के आसपास आए तो बड़े इन्वेस्टर्स इसमें ख़रीदना शुरू कर दें, तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। और दूसरा सिनारियो ये है, जो कि मुझे लगता है कि इसमें प्ले आउट होने के चांसेस हैं, कि 740 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ दे, मतलब 740 के नीचे चला जाए,
उसमें क्या होगा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके शेयर्स मिले थे। मैं इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 25 लाख यूनिक शेयर होल्डर्स हैं एच डी बी फिनेंशियल्स के। तो काफ़ी सारे ऐसे रिटेल प्लेयर्स हैं। तो जैसे ही ये आईपीओ प्राइस के नीचे जाएगा तो वो लोग घबरा के अपना शेयर होल्डिंग बेच देंगे, और प्राइस 740 को तोड़ने के बाद तुरंत 700 का लेवल दिखा सकता है। इवन इनफैक्ट 650 या 650 तक के लेवल पे जा सकता है। अगर वो सिनारियो प्ले आउट होता है तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनारियो है, क्योंकि कंपनी की पेडिग्री बहुत ही बढ़िया है और कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं, इसमें दिखा नहीं रहा है बिकॉज इसमें बुक वैल्यू फीड नहीं हुई है स्क्रीनर में, लेकिन कंपनी 3.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, जबकि बजाज फिनेंस जो कि मार्केट लीडर है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। कंपनी कंपैरेटिवली साइज़ में काफ़ी छोटी है, 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर मैं इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करूं तो आप देखिए कहाँ पर है, छठे नंबर पे है। इससे काफ़ी सारी दूसरी कंपनियां एनबीएफसी इससे साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं। तो इस कंपनी के पास ग्रोथ का रनवे बहुत ही बड़ा है, और ये एनबीएफसी ऐसा स्पेस है इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर काफ़ी कंटिन्यूअस ग्रोथ चल रहा है। अगले 20-25 साल का ग्रोथ का क्लियर रनवे दिख रहा है। तो जो भी ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे बैंक्स हो या चाहे एनबीएफसीज हो, इनके लिए अपना लोन ग्रोथ, अपना प्रॉफिट मार्जिन्स, ये अगर अच्छे से इन लोग मैनेजमेंट अच्छी हो, अच्छे से बुक मैनेज करे तो ये बना ही रहेगा। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन इसमें पेशेंट रहना पड़ेगा। अगले हो सकता है 2 क्वार्टर्स में कंपनी ज़्यादा कुछ रिटर्न्स ना दे, अपने उसी रेंज के आसपास। अगर ये 740 का लेवल तोड़ती है तो 740 को रिक्लेम करने में ही उसको शायद 2-3 क्वार्टर लग जाए, जबकि कंपनी के रिजल्ट्स इम्प्रूव होने लगे, अच्छे रिटर्न्स देने लगे। लेकिन लंबी अवधि के लिए, अगले 3 साल 5 साल के लिए, क्या ये कंपनी 3 गुना हो सकती है अगले 5 साल में? बहुत हाई चांसेस है। मेरे हिसाब से ये कंपनी अगले 5 साल में 2.5 गुना 3 गुना आराम से हो सकती है। कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इस पे मेरी एक बहुत ही पॉजिटिव नज़र है, और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन हो। मेरे खुद के ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट हैं। मैंने रिटेल में भी अप्लाई किया था, शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई किया था, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई किया था। तो ऑलरेडी मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये एक डिस्क्लेमर है। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि ये शेयर प्राइस एचडीबी का 700 के नीचे चला जाए, 650, 675, 650 के आसपास आ जाए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ख़रीद सकूँ। तो ये दूसरा मिड कैप स्टॉक हो गया जिस पे मेरी बड़ी नज़र रहेगी। अब चलते हैं 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर, जिस पे अभी के वैल्यूएशंस के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो सबसे पहले रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी जो भी ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ये सर्विस बिजनेस में नहीं है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जिनका आप देख रहे हो कि बुरा हाल चल रहा है, इतने ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये प्रोडक्ट बिजनेस में है। इन्होंने अपने कुछ अच्छे एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, और ये उनको एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारी बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज़ को देती हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छा नए एज का काम करती है। प्रमोटर बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इसका स्टॉक प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो ये 700 750 के रेंज में प्ले होते रहता था, वो करेक्ट होके ऑलमोस्ट 450 के नीचे आ चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी बार इसने सपोर्ट लिया है। अगर आप देखें तो एक बार 423 पे, दूसरी बार 426 पे, और एक बार 428 पे। ये बार बार 450 450 के बीच में सपोर्ट लेते जा रहा है। और काफ़ी सारा, अगर आप वॉल्यूम भी देखो तो काफ़ी सारा जो वीक हैंड्स थे वो अपना माल बेच दे रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जो लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं
वो अपना माल खरीद रहे हैं। तो इस पे काफ़ी अच्छा मल्टीपल बॉटम्स बनते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनते जा रहा है। अगर मैं इसकी लंबी अवधि का ग्राफ देखूं तो स्टॉक काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में रहा था। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद बड़ा अच्छा लंबी अवधि के लिए अप ट्रेंड इसने दिखाया। पिछले 3 साल में भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स दे दिया है। तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे स्टॉक 900 के आसपास तक आ चुका था, वहाँ से आधा के आसपास गिर चुका है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं? नहीं। कंपनी का बस थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था। कंपनी के प्रमोटर्स बढ़िया हैं, कंपनी के बिजनेस पे कोई रिस्क नहीं है, और कंपनी नए एज का काम कर रही है। ऐसा नहीं कि घिसा पिटा पुरानी सर्विस रिलेटेड कंपनी काम कर रही है। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अब इसके फिनेंशियल्स में आपको दिखाऊं तो आप देखिए पिछले 5 साल के नंबर्स देखिए तो 251 करोड़ का रेवेन्यू करती थी 2021 में, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है, 1077 करोड़। सिमिलरली अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 7 करोड़ हुआ करता था, वो कितना 232 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 35 टाइम्स बढ़ चुका है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी देखें तो लॉस में चल रही थी, बिकॉज कोविड में इनको काफ़ी मार पड़ी थी, और वहाँ से कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अपना बढ़ाते आई है, और 209 करोड़ का पिछले साल इसने प्रॉफिट किया है। तो फिनेंशियल्स के मामले में भी काफ़ी बढ़िया रहा है। अगर हम 3 साल का इसका कंपाउंडेड देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने 43% किए हैं, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 212% की है। मतलब जैसे जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जाता है तो प्रॉफिट ग्रोथ उतना ही नहीं रहता, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो तो 3 साल में कंपनी ने सेल्स और रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ है जितना कि बाकी दोनों अप्रिशिएट हुए हैं। मतलब कंपनी का पी रेशियो कम हुआ है। तो कंपनी अगर कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देते रहेगी तो इसका रीवैल्यूएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बेट लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर रिटर्न्स सिर्फ अगले 2-3 साल के लिए नहीं, बट अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए ये कंपनी के पास बहुत बड़ा रूम है बहुत बड़ी कंपनी बनने का। और अगर आप साइज़ भी देखें तो अभी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी छोटी कंपनी है, 5200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसके पास रूम बढ़ने के लिए बहुत है। अगर ये 10 गुना भी हो जाती है तो सिर्फ 52,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप होगा, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के हिसाब से आप देखो तो फिर भी काफ़ी छोटी कंपनी रहेगी। मतलब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी के पास रनवे काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये स्टॉक फिर से 425, 430, 420 के आसपास आता है और सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो इसमें मैं और भी ज़्यादा ऐड ऑन करने के बारे में सोच रहा हूँ। और बाय चांस अगर कंपनी 400 का लेवल तोड़ देती है तो फिर भी अगर आप देखें तो फिर से 350, 350 के आसपास कंपनी का एक दोबारा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कंपनी में ज़्यादा करेक्शन देखने मिलता है तो मैं और भी ज़्यादा इसे खरीदूंगा, बिकॉज मैं इस कंपनी के बारे में बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अब चलते हैं चौथी कंपनी की ओर, वो है आवास फिनेंसियर्स। ये कंपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, घर बनवाने के लिए लोन देती है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी लेंडिंग बिजनेसेस हैं, जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसी है, ये भी एक तरह से एनबीएफसी ही आता है, उसमें एक सब कैटेगराइजेशन है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो जो भी लेंडिंग बिजनेस हैं उनमें जो सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ लेंडिंग है, एक तो वो है कि हाउसिंग फाइनेंस लेंडिंग, क्योंकि आप सामने प्रॉपर्टी कोलैटरल में ले रहे हो, तो आपका लॉस ऑफ कैपिटल, अगर जिसको आप ये कंपनियां लोन दे रही हैं वो अगर पैसा नहीं चुका पाई तो लॉस ऑफ कैपिटल के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। बिकॉज अगर वो पैसा ना भी चुका पाए तो प्रॉपर्टी तो है मॉर्टगेज्ड, उसको बेच के वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म है गोल्ड फिनेंस। अगेन गोल्ड के दाम
घटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उस हिसाब से ये दोनों तरह की लैंडिंग सबसे सेफेस्ट है। तो ये कंपनी हाउसिंग फिनेंस में है, जो कि लोगों को लोन्स देती है। स्पेशली ये ऐसे एरियाज़ में लोन देती है जहाँ पर अच्छा ज़्यादा उनके पास पेपर वर्क नहीं होता, उनको कैश में सैलरी मिल रही होती है या उनका धंधा कैश में चल रहा होता है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क नहीं है फिनेंस दिखा सके। तो ये कंपनी उस बिज़नेस में है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो कंपनी पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते जा रही है, और अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल चुकी है। एक टाइम पे ये कंपनी का शेयर का प्राइस 3132 तक चला गया था, वहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट आधे पे आ चुकी है। और इसके अगर हम फिनेंशियल पैरामीटर्स देखें तो हम अगर इनके इसके रिज़ल्ट्स देखें तो क्या कंपनी ने कोई गड़बड़ हुई, रिज़ल्ट्स ख़राब आए, तो आप देखोगे कि वो एक फैक्टर नहीं है। कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट देते गई है। अगर 2021 का देखो तो रेवेन्यू 1100 करोड़ था, वो ग्रेजुअली बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया 5 साल में। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 372 करोड़ था 21 में, ये बढ़ के 2.5 गुना के आसपास हो गया है 775 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगेन डबल हो चुका है। तो सारे पैरामीटर्स में कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कंसिस्टेंटली रहा है। ऐसा भी नहीं रहा है कि किसी साल में गिरावट देखने मिली फिर बढ़ गया हो। लेकिन स्टॉक प्राइस घटा है बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल था वो मार्केट ने इसको कम दिया है। तो अगर आप 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 21% का सेल्स ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 18% का रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन कंपाउंडेड सिर्फ 7% का रहा है। मतलब कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, और ये कंपनी अभी काफ़ी राइप हो गई है आउट परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप इसका पी देखोगे तो 25 के आसपास का पी है, जबकि कंपनी 18-20% का लोन बुक ग्रोथ कर रही है। तो इसके हिसाब से पी काफ़ी रीज़नेबल है, काफ़ी कम है। ये 30 के पी पे आराम से ट्रेड कर सकता है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 3.3-3.4 के आसपास के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। तो अगेन ये काफ़ी रीज़नेबल पैरामीटर्स हैं। और स्पेशली जो NBFC बिजनेसेस हैं, जैसे मैंने HDB फाइनेंशियल्स का भी कवर किया और आवास फाइनेंसर्स का मैं कवर कर रहा हूँ, जब ब्याज दरें घटती हैं, जैसे RBI ने 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कटाई हैं, तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको एक अच्छा पॉजिटिव लेवरेज मिलता है, एक अच्छा पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। तो इनको NBFC बिजनेस को पहले 2-3 क्वार्टर तक पेन रहेगा, बिकॉज उन्होंने जो सस्ते में लोन दी होगी उसको प्राइसिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, या उन्होंने जो पैसे बोरो किए थे वो हाई रेट पे बोरो किए थे, उसका बोरोइंग रेट कम होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 2-3 क्वार्टर के बाद अगर आप देखोगे तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ दिस रेट कट्स। तो ये फैक्टर भी इसके लिए अच्छे से प्ले आउट होगा। तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये 50 DMA को तोड़ चुका है और ये अपने 200 DMA की तरफ जा रहा है, जो कि 1820 के आसपास है। तो इस पे एक क्लोज नज़र बनाए रखने की होगी कि ये 200 DMA तक जाके फिर रिबाउंड करता है या उससे और थोड़ा नीचे जाता है तो बहुत अच्छा टाइम होगा। बिकॉज अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल में जब भी ये 200 DMA के नीचे गया है वहाँ टिक नहीं पाया है, मतलब वहाँ से तुरंत रिबाउंड मिलके ये ऊपर की तरफ निकल गया है। तो जितने भी बार देखोगे कि 200 DMA के नीचे गया है लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं किया है, फिर से खरीदी बाइंग आ गई है और ये ऊपर की तरफ चल दिया है। तो अगर ये दोबारा 200 DMA की तरफ जाएगा तो ये अगेन बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस पे भी मेरी एक काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। अगर और थोड़ा करेक्शन मिलता है तो इसको भी मैं ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब चलते हैं आखिरी स्टॉक की और, वो है आयन एक्सचेंज। तो ये आयन एक्सचेंज बेसिकली सस्टेनेबिलिटी बिजनेस को या सस्टेनेबिलिटी थीम को रेफ़र करती है। बेसिकली ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग
ये सब चीज़ों में काम करती है। और जैसे आप देख रहे हो कि जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है कि हम लोग जो गंदा पानी हो रहा है उसको रिसाइकल करके डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए उसको रीयूज़ करें, रीपर्पस करें। इनफैक्ट जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर शुद्ध पानी तो है नहीं, वहाँ नदियाँ तो है नहीं, तो उन लोग जो समुद्र का पानी है, खारा पानी, उसी को प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं वो ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि खारे पानी को भी इन लोग शुद्ध बना देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा थीम है। लंबी अवधि के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी है, इसका काम बनते ही रहेगा, आते ही रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों को इस पे फोकस करना पड़ेगा। काफ़ी सारी सरकारें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मैंडेटरी कर रही हैं कि मान लो कोई अपना प्लांट डाल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, उसमें से जो ख़राब पानी निकलेगा उसको प्यूरिफाई करके रीयूज़ करने का मैंडेट भी गवर्नमेंट्स ला रही हैं। तो इसमें भी इसका जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप शायद इमेजिन कर सकते हो कि हमको ये रिसाइकलिंग और ये वेस्ट को रीप्रोसेस करना, ख़राब पानी को रीयूज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने ही पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारे पास कोई और ऑप्शन रहने वाला नहीं है। तो ये एक मैंडेटरी बिजनेस टाइप बन जाएगा। तो इसको मैंने इसलिए ऐड किया है बिकॉज़ काफ़ी टाइम तक शेयर प्राइस काफ़ी प्रीमियम चल रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन पहले ही इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली, 10-11% के आसपास की गिरावट में देखने मिली, और बहुत ही बड़े वॉल्यूम पे देखने मिली। मतलब कोई एक ऐसा सेलर है जिसको अंदर की चीज़ें पता है और उसने सेल बटन ट्रिगर किया है, अपना बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बेच दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सरकमस्पेक्ट रहूँगा, ये थोड़ा हाई रिस्क बेट होगा। बट अगर आप इस कंपनी का लंबी अवधि का चार्ट देखोगे, जैसे कि ये 5 साल का मैं चार्ट बताऊं, तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली कंपाउंड किया है। 5 साल पहले ये 66 रुपीज़ पे था और आज देखें तो 466, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 गुना कंपनी ने 5 साल में रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर मैं इसको 10 गुना कर दूं तो अगर मैं इसको 10 साल का चार्ट पे लेके जाऊं तो अगेन कंपनी ने बहुत लंबा, बहुत अच्छा, कंसिस्टेंटली मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं। लेकिन पिछले 1 साल से कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। नॉट जस्ट 1 साल, अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट फेब्रुआरी 2024 से, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से कंपनी साइडवेज ही है, अंडर परफॉर्म कर रही है। उसके पीछे एक मेन कारण है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था वाटर रिसाइकलिंग का। उसमें उनको काफ़ी, उन लोग ने गलत बिड कर दिया। मतलब इनका जो अंदाज़न था जितना खर्चा होगा उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, कॉस्ट ओवररन हो गए। तो उसका ड्रैग कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिला और इसकी वजह से शेयर प्राइस ने काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर कंपनी के कॉन कॉल्स आप सुनोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपनी कॉल में कंपनी ने बताया था कि वो जो प्रोजेक्ट जिसमें गड़बड़ हो गई वो उसका इम्पैक्ट अभी और 1-2 क्वार्टर तक रह सकता है। तो इसमें आपको वो पेन एरिया रहेगा। ये तुरंत टर्न अराउंड होने के चांसेस इसमें बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इसको 3 साल 5 साल की अवधि के हिसाब से देखूं तो कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बिकॉज जो सस्टेनेबिलिटी थीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और कंपनी का साइज़ भी देखोगे तो बहुत ही छोटा है, 7,000 करोड़ की कंपनी है, 6,800 करोड़ की। तो अगर ये 10 गुना भी हो गई तो 68,000 करोड़ की कंपनी होगी। मतलब ग्रोथ का रनवे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। दूसरा है कि कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स है नहीं। एक वी टेक वाबाग है, बहुत टाइम तक आयन एक्सचेंज नंबर 1 हुआ करती थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बट अभी रिसेंटली वी टेक वाबाग ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी कवर अप किया है, काफ़ी उसको आयन एक्सचेंज को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से वी टेक वाबाग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है।
लेकिन जो आयन एक्सचेंज की पेडिग्री है वो लॉस्ट नहीं हुई है, बस उसका ख़राब टाइम चल रहा है। और स्पेशली वो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जो काफ़ी बड़ा था इस कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वजह से फिनेंशियल्स में ड्रैग रहे हैं। और अगर आप कंपटीशन भी देखो तो ये 3 ही रीजनेबल कंपटीशन है। ये एनवायरो इंफ्रा अभी जस्ट नवंबर में लिस्ट हुआ है पिछले साल, तो कंपटीशन के मामले में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं कंपनी में। और अगर हम इसके क्वार्टरली क्वार्टरली नहीं, एनुअल रिजल्ट्स पे देखें तो देखिए 2021 में 1400 करोड़ का रेवेन्यू था, ये बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2700 करोड़, और कंसिस्टेंटली ये बढ़ते ही गया है, 1400 का 1500, 1900, 2300, 2700। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी बढ़ता है कभी अचानक से घट जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, बिजनेस थोड़ा लंपी है बिकॉज ये बड़े बड़े काम होते हैं, काफ़ी सारा गवर्नमेंट का काम होता है। तो अगर आप इसके वर्किंग साइकिल देखोगे तो पैसा काफ़ी देरी से मिलता है वो, ये लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की दिक्कत है। अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो यहाँ पर इम्पैक्ट देखने मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस अंडर परफॉर्म किया है। तो 207 करोड़ से बढ़ के 294 करोड़ 294 करोड़ तक ही गया है, जबकि रेवेन्यू डबल हुआ है तो प्रॉफिट भी एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की वजह इम्पैक्ट हुआ है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो ये कुछ दिक्कतें कंपनी की चल रही हैं। और अगर आप इसकी लंबी ट्रेंड देखोगे तो 5 साल में कंपनी ने 13% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किया है, 10 साल में 13%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 17%, 10 साल में 36%। और स्टॉक प्राइस कैगर देखोगे तो देखिए आप 48% कैगर दिया है 5 साल में, 10 साल में 33% दिया है। तो ये कंपनी कंटिन्यूस मल्टी बैगर रही है। सिर्फ पिछले 1 साल 1.5 साल में कंपनी की वो दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल कंपनी की पेडिग्री बहुत बढ़िया है, बस अभी के टाइम पे कंपनी का दौर थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतना अच्छे से अप्रिशिएट नहीं हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिला है। तो इस पे मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मैं 450 के लेवल के आसपास का देखूंगा। ये अगर आप देखें तो ये जो बॉटम्स बनी है 440 के आसपास, यहाँ पर 455, मतलब 450 के आसपास का इसका 2 बार बॉटम बना के फिर रिकवर कर चुका है। तो जैसे ही स्टॉक प्राइस 450 के आसपास आएगा, 440 450 उसके आसपास मैं देखूंगा कि बाइंग मोमेंटम लौटता है कि नहीं, तो वहाँ पर मैं ऐड करने के बारे में सोचूंगा। अगर मान लो 450 440 का लेवल तोड़ती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 400 के आसपास के लेवल का आएगा। तो मेरा मानना है कि 400 और 450 के बीच के रेंज में इसमें मैं खरीदी करने के बारे में सोचूंगा। ये आइडियल लेवल्स हैं। अगर 400 के नीचे भी स्टॉक चला जाता है तो वो और भी अच्छी बात होगी, उसमें मैं और भी ज़्यादा एलोकेशन और भी ज़्यादा प्रपोर्शन ऐड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही मेजर न्यूज़ हो जिसका हमें अभी तक पता ना चला हो। अगर कोई इंटरनल कंपनी रिलेटेड कुछ बुरी न्यूज़ चल रही है, कोई मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, कोई बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, कोई फ़ाइन लगा है, कोई पेनल्टी लगा है, अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो तभी मैं कुछ एक फ्रेश रीलुक लूँगा तभी। लेकिन अभी के टाइम पे 400 से 450 के बीच में एक बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। लेकिन अगेन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इस कंपनी में आप तुरंत रिकवरी का चांसेस कम एक्सपेक्ट करें। इसको टर्न अराउंड होने के लिए 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर भी लग सकते हैं, लेकिन जब ये टर्न अराउंड करेगा तो ये बहुत ही अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। तो इस नज़रिए से मैं इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। और एक लास्ट पॉइंट बता दूं कि इसमें जो इन्वेस्टर्स भी हैं, काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे आप देखोगे कि निप्पॉन का ऑलमोस्ट 5.5% का स्टेक है कंपनी में। HDFC ने भी 2.6% का अपना स्टेक इस कंपनी में बनाया हुआ है। अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड यानी कि सुनील सिंघानिया का जो फंड है,
जो कि काफ़ी जाने माने नाम है, काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उनका भी 2% स्टेक है इस कंपनी में। और जो फ्रैंकलिन इंडिया है उसका भी 2.25% इस कंपनी में स्टेक है। तो काफ़ी वेल नोन फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो इसकी अच्छी पेडिग्री कंपनी की होगी, तभी इतने ब्रांडेड नेम्स भी इसमें निवेश करके बैठे हुए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि कंफर्ट देता है मुझे कि कंपनी डेफिनेटली अच्छे ट्रैक पे होगी, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, मार्की इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा निवेश किया हुआ है। तो ये मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस देता है इसमें निवेश करने के लिए। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।